बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीएसई पारिस्थितिकीय एवं वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन के मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में, जो सभी बीएससी सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें समय 2 घंटे का रहेगा तथा इसमें अधिकतम अंक 70 अंकों का एग्ज़ाम होगा। यह 2 सेक्शन में बटा रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो देखते हैं सेक्शन ए में कौन सा रहेगा। तो सेक्शन ए में प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। तो इसका पहला दिया है पारिस्थितिकीय खाली स्थान का अध्ययन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवों तथा उनके पर्यावरण। फिर दूसरा है प्रथम पोषण स्तर खाली स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादक। फिर तीसरा दिया है ओजोन परत खाली स्थान में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समतापीय मंडल। फिर चौथा दिया है संरक्षित क्षेत्रों द्वारा जैव विविधता संरक्षण को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सिटू संरक्षण। फिर पांचवा दिया है एक ही प्रजाति के जीवों के समूह को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या। फिर छठवा दिया है खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर खाली स्थान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादक। फिर सातवां दिया है ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण खाली स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में खाली स्थान वर्षा में लागू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972। फिर 9 नंबर का क्वेश्चन दिया है किस क्षेत्र में पाए जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव विविधता। फिर आखिरी क्वेश्चन है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य खाली स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव विविधता संरक्षण। फिर प्रश्न 2 के बारे में देखते हैं, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न 5 दिए गए हैं तथा इसमें 20 अंक का रहने वाला है। पहला क्वेश्चन देखते हैं आवास एवं नीच में अंतर लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आवास वह स्थान होता है जहाँ कोई जीव प्राकृतिक रूप से रहता है। नीच किसी जीव की पारिस्थितिकीय भूमिका, भोजन, व्यवहार तथा कार्य क्षेत्र को दर्शाता है। अब इन दोनों में अंतर को भी देख लेते हैं। जो आवास है तो पहला इसका अंतर आ जाएगा रहने का स्थान, और नीच तो पारिस्थितिकीय भूमिका। फिर दूसरा है आवास को हम देख सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा दूसरा में देखा जा सकता है, तथा नीच तो इसका आ जाएगा प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता। और इसका उदाहरण में आएगा वन, तालाब, घास भूमि आदि, ये सभी आवास के उदाहरण हैं। तथा शाकाहारी नीच, परभक्षी नीच आदि नीच के उदाहरण हैं। फिर देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला भोजन एवं ऊर्जा के एक सीधे रेखा में प्रवाह को दर्शाती है। उदाहरण के लिए पहले घास, खरगोश, लोमड़ी, शेर। तो इसके उदाहरण में घास जिसको खरगोश खाता है और खरगोश को लोमड़ी खाता है और लोमड़ी को शेर खाता है। तो इन सभी के एक दूसरे के खाद्य जाल को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब खाद्य जाल किसे कहते हैं? तो खाद्य जाल कई खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर जुड़ने से बनता है। जो खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला के जुड़ने से बनता है। फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2, CH4, N2O आदि सूर्य की ऊष्मा को रोककर पृथ्वी का तापमान बढ़ाते हैं।
इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन दिया है, जैव विविधता की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पौधों एवं सूक्ष्म जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसके 3 स्तर होते हैं, जिसमें पहला स्तर है आनुवंशिक विविधता, दूसरा है प्रजातीय विविधता, तीसरा है पारिस्थितिकीय तंत्र विविधता। फिर 5 क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में अंतर बताइए। जो यह क्वेश्चन है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में अंतर निम्नलिखित रूप से दिखाई देते हैं, जिसमें पहला है मानव गतिविधि पूरी तरह प्रबंधित होती है। जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें मानव गतिविधियां पूरी तरह प्रबंधित होती है, लेकिन अभ्यारण्य में मानव गतिविधियों पर सीमित प्रतिबंध होता है। फिर दूसरा अंतर देखते हैं, वन्य जीवों का पूर्ण संरक्षण होता है। इसी प्रकार अभ्यारण्य में वन्य जीवों के संरक्षण पर अधिक बल होता है। फिर तीसरा अंतर है, यहाँ कड़े नियम लागू होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में कड़े नियम लागू होते हैं, इसी प्रकार अभ्यारण्य में यहाँ अपेक्षाकृत क्रम प्रतिबंध होते हैं। और जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके उदाहरण में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिरि राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी आ जाएंगे। इसी प्रकार अभ्यारण्य के उदाहरण में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, भावनगर अभ्यारण्य, ये सभी अभ्यारण्य इसके उदाहरण में आ जाएंगे। फिर देखते हैं सेक्शन बी, जिसमें तीसरा क्वेश्चन दिया है, पारिस्थितिकीय तंत्र तथा उसके घटकों का वर्णन कीजिए। यह 4 अंकों का रहने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा, पारिस्थितिकीय तंत्र किसी निश्चित क्षेत्र में जीवों, जैविक घटक और उनके भौतिक पर्यावरण मतलब अजैविक घटक के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं को पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। इसके 2 घटक होते हैं, पहला है अजैविक घटक और दूसरा है जैविक घटक। तो अजैविक घटक में क्या आते हैं, तो इसमें प्रकाश, तापमान, जल, वायु, मृदा, खनिज, लवण, आर्द्रता आदि अजैविक घटक में आते हैं। तथा जैविक घटक में को 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो उत्पादक में हरे पौधे, शैवाल, फाइटोप्लावक जो भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी तथा अपघटक में जीवाणु, कवक जो मृत कार्बनिक पौधों को विघटित करते हैं। इसका कार्य आ जाएगा, ऊर्जा का प्रवाह, पोषक तत्वों का चक्रियन, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। फिर 4th क्वेश्चन दिया है, जनसंख्या की विशेषता तथा जनसंख्या वृद्धि की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जनसंख्या एक ही प्रजाति के जीवों का किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले समूह जनसंख्या कहलाते हैं। इसकी विशेषता तो पहला दिया है, एक ही प्रजाति के सदस्य होते हैं। इसका दूसरा विशेषता है, निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं, आपस में प्रजनन करते हैं। और चौथा दिया है, इनकी संख्या समय के साथ बदलती रहती है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या कमी को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब वृद्धि के प्रकार दिए गए हैं, जिसमें पहला है घातीय वृद्धि। तो संसाधन प्रचुर होने पर जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। लॉजिस्टिक वृद्धि, तो संसाधन सीमित होने पर जनसंख्या एस आकृति वक्र द्वारा दर्शाई जाती है। फिर दिया है क्वेश्चन 5, जैव विविधता तथा उसके संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैव विविधता किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली सभी जीवों की विविधता तथा उनके आवासों और पारिस्थितिकीय तंत्र की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। संरक्षण की विधि, तो पहला इसमें है
इन सिटू संरक्षण, प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण, इसका उदाहरण आ जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र। फिर बी दिया है एक्स सेट्रेट संरक्षण, तो प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षण, तो इसका उदाहरण आ जाएगा वनस्पतिक समूह, वन्य जीव उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक, ऊतक संवर्धन आदि। इसका महत्व आ जाएगा पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने, औषधियाँ एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पर्यावरण एवं सुरक्षा। फिर हमारा शिक्षक क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण तथा वन्य जीव प्रबंधन की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीवों की सुरक्षा तथा उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित रखने की प्रक्रिया को वन्य जीव संरक्षण कहते हैं। इसका उद्देश्य आ जाएगा विलुप्त से बचाना, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना, जैव विविधता का संरक्षण। इसका मुख्य उपयोग आ जाएगा कानून बनाना, संरक्षित क्षेत्र, शिकार पर प्रबंध, जागरूकता। वन्य जीव प्रबंधन, वन्य जीव के संरक्षण के साथ साथ उनके उपयोग, विकास एवं संसाधनों के उचित प्रबंधन की योजना को वन्य जीव प्रबंधन कहते हैं। इसके मुख्य बिंदु निम्न हैं, जिसमें पहला है आवास का संरक्षण एवं सुधार, दूसरा है वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी, तीसरा है मानव वन्य जीव संघर्ष तथा संसाधन, और चौथा है संसाधनों का सतत उपयोग। तो यह मॉडल प्रश्न पत्र सभी बीएससी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।